लियारी बगदादी में एक रिहायशी इमारत गिरती है और उसके बाद चेयरमैन हसन बख्शी साहब पूरे नेशनल मीडिया पर छाए रहते हैं, अपनी तजावीज़ देते हुए नज़र आते हैं। हम बाद में क्यों जागते हैं? वाक़या जो हुआ है दिल को दहला देने वाला हुआ है और मेरे लिए तो एक बड़ी शर्म की बात है। हसन बख्शी जिस तरह से अपनी तजावीज़ दे रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर और अरबाब इख्तियार को बता रहे हैं, दिल से उन्होंने ये सारी बातें की, बड़े परेशान और बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आए मुझे इस बारे में। और हसन बख्शी पर सिर्फ हुकूमत का प्रेशर है, क्या ये ताक़त दुरुस्त है? नहीं, प्रेशर तो देखें किसी का किसी पर नहीं है। सबसे बड़ा प्रेशर तो अल्लाह ताला का हम पर है, जो उसने हमें यहाँ इस दुनिया में भेजा, किसी मकसद के लिए भेजा, ना कि इसलिए भेजा कि हम 3 मंजिला की इमारत की फाउंडेशन डालें, वो भी बगैर किसी अप्रोच के, कोई डिज़ाइन के, किसी चीज़ के। सिर्फ हुकूमत वजाहतें दे रही है कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, हमने डीजी को मअतल कर दिया, नया डीजी आ रहा है, अफसरान भी मअतल होंगे, FIRs भी इन पे होंगी, मतलब वो एक्शन कर रहे हैं। दूसरी जानब हसन बख्शी साहब कह रहे हैं कि आप क्या एक्शन ले रहे हो? दिन में पता नहीं कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं इस शहर में, गैर कानूनी बन रही हैं, दे रहे हैं स्टेटमेंट। ये प्रेशर गालबन वो बड़ा दलेरी का काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। तो एसोसिएशन और आपकी इंडस्ट्री इनके साथ खड़ी है? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हसन बख्शी के साथ खड़ी है और वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो इस शहर में रूनमा हो रहा है उस बात की अक्कासी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं और आज गालबन आप देख रहे होंगे कि साजिद हुसैन स्टूडियो में नहीं है। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं टाइम्स ग्रुप के ऑफिस में और चूँकि कराची की जो इस वक्त की सिचुएशन है, गालबन लियारी का जब से मामला हुआ, जब से लियारी की बिल्डिंग गिर गई और उस पर जो जानी नुकसान हुआ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो उनके कंधों पर जो जिम्मेदारियां थी वो गालबन बढ़ गई है और टाइम ग्रुप जिस तरह काम कर रहा है, रियली अप्रिशिएट। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान बिजनेसमैन, आप टाइम्स ग्रुप के CEO हैं और हाई राइज बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत वो कहते हैं ना, धीमे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, दलील से बात करते हैं। तो आज हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किन किन मसाइल का सामना है और आप लोग कितने वेल इक्विप्ड हैं, इस पे बात करेंगे और फिर कुछ तीखे और कुछ तगड़े और कुछ मासूमाना सवाल भी आपसे हम करेंगे। तो आज हमने स्पेशल शो आपको डेडिकेट किया है। हम आपके ऑफिस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अली अब्बासी साहब। वैसे खुश आमदीद। जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू आवर टाइम्स ग्रुप हेडक्वार्टर। बहुत शुक्रिया। अब भाई साहब, चूँकि लियारी बगदादी में एक रिहायशी इमारत गिरती है और उसके बाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के जितने लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और चेयरमैन हसन बख्शी साहब पूरे नेशनल मीडिया पर छाए रहते हैं, अपनी तजावीज़ देते हुए नज़र आते हैं। हम बाद में क्यों जागते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त। और हम जो जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हम बात कर रहे हैं, बेसिकली मेरा जो बेसिक प्रोफेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग है। तो मुझे लगता है कि ये जैसे कोई वाक़या जो हुआ है दिल को दहला देने वाला हुआ है और मेरे लिए तो एक बड़ी शर्म की बात है। उसकी वजह ये है कि एज ए सिविल इंजीनियर मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में। इवन कहीं पर भी ये वाक़या होता है दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो ये एक फेलियर की तरफ हम जाते हैं जिससे हमें कुछ सीखना होता है। अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के किस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेट होती है और आबाद जो इस वक्त आपने कहा कि हसन बख्शी जिस तरह से अपनी तजावीज़ दे रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर और अरबाब इख्तियार को बता रहे हैं, तो मैंने उनकी जो चीज़ें देखी, क्लिप्स देखे, तो मुझे लगता है कि वो दिल से उन्होंने ये सारी बातें की हैं। बड़े परेशान और बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आए मुझे इस बारे में। उन्होंने अक्रॉस दी बोर्ड बात की कि सिर्फ उन्होंने SBCA को नहीं कहा, उन्होंने बिल्डर जो कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो बिल्डर्स जो कि बिल्कुल ही अखलाक से गिरी, मॉरली बहुत गंदी हरकत करते हैं, जो पैसे के लिए सिर्फ काम करते हैं, उनके लिए ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, उनको भी कहा। उन्होंने SBCA को भी कहा, उन्होंने नए जो हमारे बायलॉज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया। तो मैं ये समझता हूँ वो जेन्युइनली इस चीज़ के लिए परेशान हैं और कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, हमारे ज़राए ये भी बताते हैं
जिस तरह गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई है और अब एक्शन ले रही है, क्रेडिट गोज टू हसन बख्शी, और हसन बख्शी पर सिंध हुकूमत का प्रेशर है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, प्रेशर तो देखें किसी का किसी पर नहीं है, सबसे बड़ा प्रेशर तो अल्लाह ताला का हम पर है, जो उसने हमें यहाँ इस दुनिया में भेजा, किसी मकसद के लिए भेजा, ना कि इसलिए भेजा कि हम 3 मंजिला की इमारत की फाउंडेशन डालें, वो भी बगैर किसी अप्रोच के, कोई डिज़ाइन के, किसी चीज़ के, और 5 मंजिला उस पर बना दें, 6 मंजिला बना दें और उस पर डिक्लेयर हो जाए कि ये डेंजरस है, और उसके बाद बावजूद कोई जो मास्टर लीज जिसके पास है वो मूव ना करे, या जो बिल्डर है या जिसने बेची है उसको कुछ ना कहा जाए। सिंध हुकूमत वजाहतें दे रही है कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, हमने डीजी को मुअत्तल कर दिया, नया डीजी आ रहा है, अफसरान भी मुअत्तल होंगे, FIRs भी इन पे होंगी, मतलब वो एक्शन कर रहे हैं। दूसरी जानब हसन बख्शी साहब कह रहे हैं कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, दिन में पता नहीं कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं इस शहर में, गैर कानूनी बन रही हैं। तो वो जो ये बोल्ड दे रहे हैं स्टेटमेंट, ये प्रेशर गालबन वो बड़ा दिलेरी का काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। तो एसोसिएशन और आपकी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हसन बख्शी के साथ खड़ी है और वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो इस शहर में रूनमा हो रहा है उस बात की अक्कासी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। और दूसरा, ये प्रेशर क्यों हम सिंध गवर्नमेंट को देंगे? ये तो सिंध गवर्नमेंट की, अल्लाह ताला ने उनको एक जिम्मेदारी दी है। दे आर आंसरेबल टू अस द पब्लिक, एंड देन यू नो द मोस्ट ऑफ द थिंग इज के वो सबसे ज़्यादा आंसरेबल है अल्लाह ताला को। तो उनको तो ये जवाब देना है, आखिरत में भी देना है, दुनिया में भी देना है। और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो ये भलाई की बात कर रहे हैं। देखें, एक बिल्डिंग बनती कैसे है, कोई बिल्डिंग्स इस शहर में या किसी भी जगह बनने का तरीक़ेकार क्या है? मैं वहाँ पे भी आऊँगा। आपने कहा ना कि बिल्डिंग बनती कैसी है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, उसके लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। मुझे ये बताएं कि ये रातों रात बिल्डिंगें बनती कैसे हैं? चूँकि एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, आप लोग जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हो तो एक टाइम फ्रेम होता है कि यार ये मैं साल में दूंगा, ये मैं 2 साल में दूंगा। फिर पैसा बचाने के लिए सस्ता मटेरियल, जल्दी जल्दी लेबर लगा के जल्दी जल्दी काम करना है, फिर लीगल और इलीगल के मामलात आ जाते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एसोसिएशन जिसको आबाद कहा जाता है, क्या उसके बिल्डर इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि देखें, काली भेड़ें तो सब जगह होती होंगी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है। जो जिन बिल्डिंग्स पे मैं काम करता हूँ, जिन बिल्डर्स के मैं साथ काम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन हमारे इस सिटी में चल रही हैं। एक तो लीगल कंस्ट्रक्शन है और एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लीगल कंस्ट्रक्शन में भी इशूज़ हैं, वो मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ। पहली चीज़ मैं ये करता हूँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है। सही। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में तो कोई चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। वो जो आपने एक टर्म इस्तेमाल की कि रातों रात बन जाती हैं, तो वो बिल्डिंगें इसी तरह से रातों रात मिली भगत के साथ बन रही होती हैं, जिसमें अरबाब इख्तियार जो होते हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिसने रेगुलेट करना है इस पूरे निज़ाम को, इस कंक्रीट का जो जंगल बनता जा रहा है, और वो भी कार्ड्स की तरह गिर जाएगा। वो हसन भाई एक बात यूज़ करते हैं कि इस तरह से एक लेगो सेट बन रहा है जो कभी भी ढेर हो जाएगा, उस तरह की कंक्रीट के साथ बन रहा है। ये कंक्रीट का जंगल जो बनाया जा रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी दिन बहुत बड़ा सानहा हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अर्थक्वेक की सूरत में रोनुमा हो सकता है। ये तो बगैर अर्थक्वेक के। दूसरी, बिल्डिंग, लीगल बिल्डिंग्स कैसे बननी चाहिए? बेसिकली क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप एक प्लॉट लेते हैं। वो प्लॉट जब आप बाय करते हैं तो उसकी एक तो वो कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए, या वो प्लॉट होना चाहिए जिसके ऊपर एक रेशो अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू आप बिल्डिंग के ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं, फ्लोर्स हासिल कर सकते हैं। यानी ग्राउंड जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स फ्लोर्स हैं, वो तो रेजिडेंशियल जो बेंगलो है उस पर तो ग्राउंड +1 की आपको इजाज़त होती है। उसके बाद FL है, कॉम है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं। सही। उन प्लॉट्स के ऊपर वो रेशो होता है। तो आप सबसे पहले प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहले उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसके थ्रू पता चलता है कि इस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है। ओके। जब आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं, जो कि प्राइवेट इदारे हैं, जो इस बात के एक्सपर्ट हैं, जो जियो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जो लाइसेंस याफ्ता है फ्रॉम अथॉरिटीज़ ऑफ द सिटी एंड कंट्री एंड यू नो लाइक प्रोविंस। उनके पास यह लाइसेंस उनको मिला हुआ है। वो इसको प्रॉपर एक तरीके से सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है।
इस तरह बिल्डिंगें बनती हैं, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग कहती है कि भाई अगर ये चीज़ें फुलफिल करोगे तो मैं खड़ी रहूँगी, अदरवाइज मैं गिर जाऊँगी। कराची में कितने % बन रही है? देखिए परसेंटेज तो आई थिंक बहुत ज़्यादा होगी, मुझे एग्जैक्टली मैं इस वक्त कोट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जो इलाके हैं जैसे लियाकताबाद है, जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ 40 और 80 गज की प्लॉट पे 6-6, 8-8 फ्लोर दे दिए। अब आप हर जगह गुजरे, जो भी एक अच्छा इलाका है उसके साथ एक कच्ची आबादी टाइप की जगह है जहाँ ये सब काम हो रहा है। जितने भी रेगुलराइज नहीं है जो जगह है वहाँ पर ये सब काम हो रहा है। अब्बास साहब हमारे बड़े मासूम हैं, तो आपने कहा 40 गज और 60 गज पे 8-8 मंजिला इमारतें बिल्कुल इस शहर में हैं। मुझे किसी ने कहा ये फ़न तामीर है, देखें प्लॉट कितना है और आप उस पर देखें किस तरह ये इंजीनियर इस बिल्डिंग को लेकर गया है। ये जुल्म नहीं, ये बड़ा जुल्म है। देखें फ़न तामीर उसको कहते हैं जब आप पूरे प्रोटोकॉल्स पूरे करें और फिर फ़न तामीर दिखाएं अपना। हर एक को हक है कि वो दुनिया में, आप देखें दुबई जाएं, आप यूरोप जाएं, आप किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, आप बिल्डिंग्स की बात करते हैं, आप इम्प्रेस मार्केट जाएं, आप पुरानी उन बिल्डिंग्स को जाएं जो ब्रिटिश ने बनाई, वो अपनी 100 साल 200 साल तारीख छोड़कर गए यहाँ पर। आप देखें वो बिल्डिंग्स उनके लिए वो स्पीक करती हैं। मैं कहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग है, वो आपका किरदार होती है। जो बिल्डिंग मेरे नाम पर बनी है, जो मैं उसका बिल्डर हूँ, वो मेरा किरदार है, उसमें मैं नजर आता हूँ, मेरे बच्चे नजर आते हैं, मेरी आने वाली जनरेशन नजर आएंगी। इसीलिए हमने अपना स्लोगन रखा हुआ है कि एंड्यूरिंग लेगेसीज। ये लेगेसीज हैं आपकी जो जनरेशंस को फायदा देती हैं। अब ये अगर लेगेसी आप इस तरह की बनाना चाहते हैं जहां आपने ना कोई इंजीनियर हायर किया हो, ना आर्किटेक्ट हायर किया हो, ना कॉन्ट्रैक्टर वो हायर किया हो जो एक सिविल इंजीनियर हो खुद, ना आपने उसको एक ठेकेदार का नाम दिया है और उस ठेकेदार के प्रोफेशन को आपने चोर डिक्लेयर किया है, और एक डिज़ाइनर ने भी ये सोचा है कि बिल्डर चोरी करता है, और एक करप्ट माशरा हम आपस में लेके बैठे हुए। अथॉरिटीज़ के बाद तो बाद में जाना है हमने, बेशक वो करते होंगे, उनकी बहुत सारे मसाइल हैं, वो पैसे लेते हैं, वो छतें डलवा देते हैं, या जो वो रेगुलराइज नहीं करते उसको भी देखना चाहिए। वो भी सिविल इंजीनियर बैठा हुआ है, वो भी कोई प्रोफेशन हासिल कर आया है, वो कोई डिग्री लेकर आया है और वो उससे खयानत कर रहा है। कब तक करेगा? वो खयानत आज कर रहा है, आप उसको सजाएं दें। पता नहीं, आई डोंट नो ये कौन लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता। अगर कोई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड से आप बिल्डिंगें बनाते हैं, क्या इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले वो बिल्डर हजरात क्या करते हैं काम, इंटरेस्टेड हैं कि यार ठीक है पैसे ज़्यादा लग रहे हैं जाने दो, लेकिन जिस तरह आपने कहा ये लेगेसी है, क्या ये उनके माइंड में ये बात बैठती है, या कि क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी जो मुआशरा है, एक कड़वा सच है कि यार अगर मैंने यहाँ से वेरिफिकेशन करवाई, ये मैंने इंजीनियर्स हायर किए, आर्किटेक्चर इतने लगाए, तो यार वो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, यार कॉस्ट कम करनी है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, कॉस्ट का फैक्टर हर जगह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पाकिस्तान में, जो हमारे सिटी में कराची की बात करता हूँ, तो वहाँ पर जैसे हमारा क्लिफ्टन का एरिया है और डिफेंस का एरिया है, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उनमें 100% नहीं तो 70-80% ये सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। सिर्फ एक जगह मसला है, जो बिल्डर एज ए बिल्डर मैं सोचता हूँ कि ये मेरा प्लॉट है, ये इसका रेशो है, ये इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और ये सब मैं प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो इतना हो जाना चाहिए। उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, उसको रेगुलेट करना चाहिए, और अगर वो रेगुलेट हो रहा है तो उसमें सिर्फ एक जगह मैं कोताही देखता हूँ बहुत सारे लोगों की, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता सीखते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो हायर करते हैं वो, या कंस्ट्रक्शन जो एक ठेकेदारी निज़ाम से हो रही है कि ये आधा तीतर आधा बेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाया करती है वो किसके ऊपर लाया करती है? गवर्नमेंट ये भी पूरा एक सिस्टम बनाए, उस सिस्टम में पता चले कि ये इंजीनियर डिज़ाइनर है, ये आर्किटेक्ट है जिसने ये बनाया है बायलॉज के तहत, और ये जो डेवलपर है, डेवलपर एज ए इन्वेस्टर है, या डेवलपर खुद इसकी रिस्क ले रहा है, इस रिस्क एंड कॉस्ट ले रहा है इस बिल्डिंग के को विद स्टैंड करने की, कि ये सब कुछ मैं इतने सारे पैकेजेस बना के कि ये कंक्रीट वाला अलग होगा, स्टील वाला अलग होगा, टाइल वाला अलग होगा, और फला 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 लोग जो होंगे वो स्किल्ड हैं या नहीं, ये कौन चेक करेगा?
अथॉरिटी तो कोई नहीं आती आज तक, किसी बिल्डिंग पे कोई चेक करने नहीं आता। कोई ये नहीं चेक करता कि यहाँ कौन सा इंजीनियर खड़ा है, वो प्रोफेशनल इंजीनियर है या नहीं है, वो रजिस्टर्ड इंजीनियर है या नहीं है, वो सुपरवाइजर किस लेवल का है, वो सीख कर आया नहीं आया। अब मैं ऐड कर दूं इसमें, आपने खुद कहा ना इंस्पेक्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो सीमेंट कितना डला है, सरिया जो रिक्वायर्ड हमें जितना था हमने वो नहीं डाला, हमने कहा ठीक है चलेगा जाने दो, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग में पूरा सरिया डलता है। अच्छा। और उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर चेक कर रहा होता है, लेकिन जिसने डालना है अगर आप उसको कोई 500-600 रुपए वाला आदमी समझते हैं वो रख लेंगे, ओके, तो वो आपको वो काम नहीं करके दे सकता जितनी उस बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि ये बिल्डिंग बना दी और हमने बेच दी। इंपॉर्टेंस ये होनी चाहिए, एक तो ब्लूप्रिंट्स बन रहे हैं, जो डिजाइन बन रहा है वो ऑफिसेज में बन रहा है, कागज पे बन रहा है, जो एग्जीक्यूट करेगा इसको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन है। उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगी इंडस्ट्री, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगी इंडस्ट्री, यही होता रहेगा और ये रिपीट होता रहेगा। और इस तरीके से हम कभी भी जो टारगेट अचीव करना है वो नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि कोई भी सड़क पे चलता हुआ जिसको सीमेंट का पता है और जिसको सरिये का पता है और जिसको 4 वो लोगों को जमा कर सकता है, लेबर को देख सकता है, तो वो बिल्डिंग बना देगा? नहीं। बिल्डिंग बनाने के लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए क्योंकि एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क है। ये इतना आसान काम नहीं है बिल्डिंग बनाना, कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाना, इवन 4-5 फ्लोर की, उसमें कितने सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। और फिर सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनानी, उसको ऑपरेशंस भी देखने हैं उसके। तो वो शख्स जो इसको ये सोच के बनाएगा, लेगेसी सोच के बनाएगा, वो राइट पर्सन हायर करेगा जो इस चीज को समझते हैं, ना कि सिर्फ डिजाइन पे और उसके ऊपर बात हो जाए कि आपने ब्लूप्रिंट्स बना दिए, आपने ये सारी चीजें बना दी। ऐसा नहीं है। जो असल मैन बंदा है, जो असल कंपनी है, जो असल रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जिसको आपने सही तरीके से हायर करना है, वो उसकी एग्जीक्यूशन करने वाला है, उसको कंस्ट्रक्ट करने वाला है, क्योंकि उसने बहुत सारे ट्रेड्स को एक जगह जमा करना है। अगर उसके अंदर आप 400, 500, 600, 100, 200 रुपए, 1000 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी लेगेसी खराब करते हैं, अपनी लाइफ ऑफ द बिल्डिंग को कम करते हैं। आपको लगता है कि ये बिल्डिंग 50 साल के लिए खड़ी है और अगर कोई अच्छा बंदा बनाएगा 70 साल के लिए खड़ी हो जाएगी, तो आपने 20 साल अपनी लेगेसी की लाइफ बढ़ा दी और उस 20 साल में आपकी किसी दूसरी जनरेशन ने उसी बिल्डिंग के थ्रू और मजीद बिजनेस किया, उसने दिखाया कि देखो मेरी लेगेसी आज खड़ी है। तो ये सिस्टम जो सबसे ज्यादा मुझे खराब नजर आता है वो इस जगह नजर आता है, SBCA को और इंजीनियरिंग काउंसिल को और जितने और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको चाहिए कि वो ये पता करें कि बिल्डिंग बना कौन रहा है। सिर्फ डेवलपर जो है वो डेवलपर का किरदार अदा करे, बिल्डर जो है वो बिल्डर का किरदार अदा करे, कॉन्ट्रैक्टर का किरदार अदा करे, डिजाइन इंजीनियर का किरदार अदा करे, आर्किटेक्ट इज अ टीम वर्क। ये टीम का एक काम है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है कि वो बोलेगा ये सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ और ये 4 मेसन हायर कर लो, 4 सरिये वाले हायर कर लो और ये ले लो और ये ले लो और ये बन जाएगी। नो, ऐसे नहीं बनती बिल्डिंग भाई। बिल्डिंग बनाने के लिए उन ब्लूप्रिंट्स को हकीकत का रूप देना है, तो उसके लिए प्रॉपर लोगों को हायर करना पड़ेगा। एक कंपनी होगी जिसके पास ERP सॉल्यूशंस हो, जो एक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू काम करती हो, जिनके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो, जिसके पास एग्जीक्यूशन के अलग लोग हों, जिसके पास इलेक्ट्रिकल को समझने वाले लोग हों, जिसके पास प्लम्बिंग को समझने वाले लोग हों, जिसके पास मैकेनिकल को समझने वाले लोग हों। मकसद एक पूरा काम है जो वन विंडो सोल्यूशन आप कहीं से भी ले सकते हैं या अलग अलग सेपरेटली हायर कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल चाहिए। वो इंजीनियर्स हों, वो रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हों, वो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हों, उनके पास सुपरवाइजर्स जो डिग्री होल्डर्स हैं वो हों, डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो हों, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो दुनिया में कहीं परफॉर्म करके आए हो, जिनको इस बिल्डिंग्स के बारे में पता हो कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, ना कि उठा के आप किसी को भी दे देंगे और वो बिल्डिंग बना देगा। किस्मती है हमारी 4 स्टोरी और 5 स्टोरी के रातों रात बिल्डिंगें बनने का जो ये सिलसिला है, ये कोई नई बात नहीं है और गालबन ये थमता है फिर स्पीड हो जाता है। हर चीज़ यहाँ होती है, रातों रात छतें डल जाती हैं, रातों रात फ्लोर बन जाते हैं। फिर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 5 मंजिला इमारतें, लेकिन फिर उस पर 2 मंजिला और बन जाती है। गालबन ये जो लियारी में बिल्डिंग गिरी है उस पर भी एक्स्ट्रा फ्लोर बनाते गए और कोई पूछने वाला रोकने वाला नहीं था। अब भाई साहब, ये जो जानी नुकसान हुआ फैमिलीज़ का, एक तो नया जोड़ा भी था, अभी भी उनकी शादी हुई थी, वो भी गए इस दुनिया से, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें, जो जानी नुकसान हुआ, आप खुद सोचेंगे, हम जब पाकिस्तान में और इंडिया की जंग हुई, जब भी शायद 27 लोग नहीं मरे। हाँ,
जब कोरोना आया होगा तो लियारी के अंदर 27 लोग एक साथ एक दिन में नहीं चले गए होंगे। बिल्कुल ऐसे। आप सोचें कि कितना बड़ा लॉस है। आप अपने आप को रखें वहाँ, मुझे शायद वो एहसास अभी भी ना हो सके जो उस फैमिली को होगा जिसके कुछ लोग मरे होंगे। और वो लोग कौन थे बेचारे? कौन मर रहा है? गरीब मर रहा है, जिसके पास उस घर से निकलने के का डिसीजन मेकिंग भी नहीं वो कर सकता था। इतना गरीब और इतना लाचार था वो कि वो उस डेंजरस बिल्डिंग में, जिसको वो देख रहा है कि गिर सकती है, जिसको डिक्लेयर किया जो जा चुका है कि वो गिर सकती है, और वो वहाँ से नहीं निकल रहा है। इसका मकसद है कि ये गवर्नमेंट का, देखें जो घर है ना, जो होम जिसको घर कहते हैं, हाउस, वो बेसिक ह्यूमन राइट है किसी भी इंसान का। और मैं इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जो सबसे बड़ा डिसीजन इंसान ज़िंदगी में लेता है ना, वो अपने घर का लेता है। वो कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता, वो गाड़ी बाद में खरीदेगा, वो बहुत सारी घूमने कहीं अयाशी करने बाहर वो बाद में जाएगा, वो कोई टेक्नोलॉजी के लिए कोई चीज़ बाद में लेगा। वो सबसे पहले सोचेगा कि मेरी छत हो जाए। और वो छत बेचने वाला अगर ये सोचेगा कि यार ये कैसे भी बना के इसको दे दो और ये अब एक थोड़ा सा जाए, अब तो ये कितने लोग मरे आप सोचें, 27 लोग एक दिन में, और किस कदर बेदर्दी से। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ में गवर्नमेंट को जो इदारा है, जो जिस इदारे के अंडर ये था वो रिस्पॉन्सिबल है, साथ में जिसने बनाई वो रिस्पॉन्सिबल है। इन सबको एक जगह लेकर आना चाहिए, और मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट इस पे सीरियस है, और इनको इस दफ़ा सीरियसली एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली, कि वो इन सारे चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर आती है, और साथ में अल्लाह ताला को उनको जवाब देना है। आप चूँकि हाई राइज बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं, और हर आदमी अपने प्रोफेशन में कहता है कि मुझसे बड़ा शायद ही कोई खिलाड़ी हो, तो हम कैसे मान लें कि टाइम्स ग्रुप उन तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करता है? आसान कर देता हूँ, क्यों बिल्डिंग हम आपसे बनवाएं? देखें, बात ये है कि और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि हम नहीं, आप सबसे यूनिक कैसे हैं? हम बिल्कुल अच्छे, और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन हम क्या क्लेम करते हैं? हम इसलिए क्लेम करते हैं कि हमने इसी माशरे में रह के सीखा है, लेकिन हम एथिकल लेगेसीज़ की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि भाई आप जो काम करें उसके लिए लेगेसी बनाएं, वो अपनी आपकी लेगेसी, आपका किरदार हो। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस प्रोफेशनल्स हायर करें, जो हमारे साथ काम करता है वो प्रोफेशनल हो, वो तमाम उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता हो जो कि रिक्वायर्ड है, और हम कोशिश करते हैं कि हम कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले के साथ काम ना करें जो लीगली बिल्डिंग बना रहे हैं। हाई राइज, इसीलिए हम लोग हाई राइज के अंदर गए कि वहाँ हमें पता था कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन होती है, इसका एक रेशो होता है, इसमें पूरे बायलॉज होते हैं, इसकी अप्रूवल होती है, इसको बाद में कंप्लीशन इसकी कराते हैं। उन बिल्डिंग्स में हम जाके कोशिश करते हैं, हम वो बिल्डर्स के साथ कोशिश करते हैं कि जो कि लेजिटिमेट काम करते हैं। तो इसलिए बाकी लोग तो दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं, और कोशिश हमारी ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेली बेहतर करते जाएं। जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि हमने रोज़ अपने आप से मुकाबला करना है, जो हमें खामियां हैं उनको दूर करनी है, और रोज़ बेहतर होना है। और ज़ाहिर है सबसे परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह ताला की है, जो कि जिसमें कोई खामी नहीं है। इंसान में खामियां मौजूद हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम कॉन्शियसली कोई गलत काम नहीं करना चाहते। कोई मिस्टेकनली हो जाए तो उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, और उससे सीखना चाहते हैं, अपनी गलती से और आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसे नहीं कमाने आपने ज़्यादा, क्यों नहीं है? अभी इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, अच्छे पैसे बचते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें टाइम पर हो जाती हैं, और अच्छा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, और इज्जत की एक जगह है, सुकून की नींद सोते हैं। क्या बात, और बात कर सकते हैं, आपके साथ बैठे हैं, आज बात कर रहे हैं फ्रीली, तो ये इससे बड़ा क्या प्राइड होगा? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ज़बरदस्त। और एक हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है सोसाइटी का, हमारे यूँ के मोस्टली उन कंट्रीज़ में हमारा भी शुमार होता है, जो कि जिनको कहा जाता है यार ये बड़े गरीब से बेचारे लोग हैं, इनके यहाँ महंगाई ज़्यादा है, इनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो कॉस्ट को नीचे लाओ, कॉस्ट को नीचे लाओ की दौड़ लगी रहती है हर फील्ड में। तकरीबन आप जब जाएंगे तो जो हेड कर रहा होगा वो अपनी टीम को ये कह रहा होगा यार वो ज़रा और नीचे लाओ। उस और नीचे लाने में हम अपनी क्वालिटी को भूल जाते हैं, हम इंटरनेशनल बायलॉज को भूल जाते हैं, फिर जानी नुकसान की तरफ अल्टीमेटली हम चले जाते हैं।
और जिस कंक्रीट के जंगल की बात चेयरमैन अब्बास से लेके साजिद अली अब्बासी कर रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह ना करे अगर हमारे पास भी ज़रा सी ज़मीन हिलती है तो जो लियाकताबाद टाउन और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची का जो हाल है, तो 20-30 नहीं, ये रेशो हज़ारों तक चला जाएगा। एक एक बिल्डिंग में कई कई 100 लोग रह रहे हैं। अब चूँकि वक्फे का वक्त हुआ, चाहता है एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। वक्फे के बाद खुशामदीद। टाइम्स ग्रुप के CEO साजिद अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्बासी साहब से हम न सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहतरी, उसकी तबाही और आगे और इसको बेहतर कैसे बनाना है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। फिर जो सानियात रूनुमा हो जाते हैं उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत अपना काम कर रही है, उनको करने दिया जाए और वो कर रहे हैं। इंडस्ट्री को क्या क्या इक़दामात लेने चाहिए उस पर भी गालिबन साजिद अली अब्बासी साहब ने एडवाइस किया, मशवरे दिए कि हमने इन चीज़ों पे जाना है तो ही कुछ बेहतरी होगी। अब सेकंड फेज़ में हम आ चुके हैं। अब्बासी साहब, गालिबन हमारे समंदर के किनारे भी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं और जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक के लोग पाकिस्तान आते हैं और वो जाते हैं, घूमते हैं, फिर वो हमारे पास भी देखते हैं यार इनके पास भी अच्छी बिल्डिंगें बनती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये अमल अब बढ़ गया है, अब रुझान ज़्यादा हो गया है, अब हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं और वो जो इंटरेस्ट नहीं लेते थे लोग अब वो भी ले रहे हैं? जी बिल्कुल, हाई राइज बिल्डिंग्स में तो हमारा रुझान बढ़ गया है और हम, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी मार्केट क्या है, वो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक के 40 से 50 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में अगर कोई अपार्टमेंट मिलता है, पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, यानी 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट होगा वो 4 से 5 करोड़ रुपए का होगा। तो कौन अफोर्ड कर सकता है? जो पाकिस्तान है, जो हमारा मुल्क है, उसकी जो मैक्सिमम आबादी है वो एक लो कॉस्ट हाउसिंग चाहती है, लेकिन उसको तो लो कॉस्ट देना है ना हमने। लेकिन लो कॉस्ट बनाने में हम कामयाब तो गालिबन नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, है ना? एग्री करते हैं। उसकी वजह ये देखें, हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट की बात करते हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो तकरीबन 6 से 7% है पाकिस्तान इकोनॉमी का, हमारी GDP का। फिर जो उसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस वक्त वो 3% है, यानी 50% अभी भी बाकी है जो रियल एस्टेट जो लोगों ने जिसमें पैसा लगाया है वो कन्वर्ट हो कंस्ट्रक्शन में। यानी अगर मैं इसको 6% लेता हूँ इकोनॉमी का और 3% उसमें से कंस्ट्रक्शन हो रहा है और 3% अभी भी बाकी है, तो कन्वर्जन नहीं हो रहा, वो इन्वेस्टमेंट या पार्किंग लॉट बन गया, हमारा पैसा वहाँ सारा डंप हो चुका है, ये जो भी उसको समझ लें। और उसका सिस्टम के पीछे जो भी महरक़ात हैं कि हमारे बुक वैल्यूज़ और मार्केट वैल्यूज़ का फ़र्क है और टैक्सेशन और ब्लैक मनी और ये सारी चीज़ें आप पहले काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है और काफ़ी लोग इस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग, यानी कि जो उस बिल्डिंग में कोई इंसान रहता था वो कितने का फ्लैट अफोर्ड कर सकता है? 40-50 लाख करोड़ रुपए मैक्सिमम। तो इसमें हमें गवर्नमेंट को पार्ट प्ले करना होगा। देखें, इन्फ्लेशन या लैंड कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, यानी वो 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट जो डिफेंस और क्लिफ्टन में मिलता है या मिनिमम 5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, वो कोई आम आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। तो उसने क्या गलती की है? वो उसका क्या कसूर है इस मुल्क में कि वो यहाँ मौजूद है और उसको अपना घर नहीं अवेलेबल, वो ऐसी डेंजरस बिल्डिंग रहने पे मजबूर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पार्ट प्ले करना होगा। उसने वो ज़मीन गवर्नमेंट ने कुछ आइडेंटिफाई करनी होंगी, उनको मास्टर प्लान बनाना होगा और उसको सब्सिडाइज करना होगा। हम ये नहीं कहते कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दें, ना दे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड, वो उसको 20, 25, 30 साल की क्या कहते हैं किस्तें बना दे, लीज कर दे और उस गरीब इंसान से जो अपना घर बनाना चाहता है वो उससे गवर्नमेंट पैसे ले ले और किसी प्राइवेट डेवलपर को या किसी भी कंपनी को या कॉन्ट्रैक्टर को कहे या किसी PPP मॉडल पे कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करे और उसमें जो डेवलपर है उसको कहे कि भाई आप ये घर बनाने के पैसे उससे चार्ज कर लें, वो आप किस्तों में पहले ले लें या उसका 2, 3, 4 साल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ले लें, और वो भी कॉस्ट ऐसी हो कि ग्राउंड+1 बने और हॉरिजॉन्टल हाउसिंग हो, या अगर कोई 4, 5, 8 फ्लोर बनाना चाहता है तो उसकी कॉस्ट एक मिनिमम इतनी होनी चाहिए, वो फिक्स करे। आने वाले 10 साल में आपको लगता है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट से कोई क्रेडिट जाता है तो
क्यों ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिस तरह आप भी एडवाइस कर रहे हैं कि अब हुकूमत को इस पे आना होगा और हुकूमत इस पे स्टैंड ले और फिर वो हायर करे, वो आपको बिल्डिंग भी बना के दें लोग, और वो फिर ये ख्वाब, वो जो आम आदमी का ख्वाब है, यार मुझे घर अपना 50 लाख में मिल जाएगा, यार मुझे 80 लाख में मिल जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, ऐसा नहीं है, दुनिया में ये सारी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स या हाउसिंग के सेक्टर पे काफ़ी काम किया दुनिया में लोगों ने, और हमारे भी लोग बहुत सही हैं, इकोनॉमिक्स हमारी अच्छी, हम जानते हैं। और आप ये देखिएगा, अगर ये काम गवर्नमेंट कर देती है तो कितना बड़ा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगा इस मुल्क में, आपकी सोच है। एक शख्स जो कि अपने उस किराए और बिजली से परेशान है, अपने घर के लिए परेशान है, अब इसको पीस ऑफ माइंड दे देंगे तो क्यों नहीं। आप क्या देखते हैं, आपका मुल्क क्या नीचे रहेगा? आपने बेसिक ह्यूमन राइट पूरा किया है। खास तौर से मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का ये जो नारा है, इसके अंडर में ये आता है। अब चूंकि आपने रोटी कपड़ा का आपने नाम लिया, तो फिर मुझे याद है कि फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम लाऊंगा और मैं लोगों को लाखों घर दे दूंगा अपने टर्नओवर में। जब हमने उस वक्त वफाकी वज़रा से पूछा तो उन्होंने कहा जब हम 5 साल पूरे कर जाएंगे हम ये घर डिलीवर कर जाएंगे। तो क्या अब आवाम एतमाद करेगी? तो वो गालबन घर किसी को मिले नहीं। वो तो खैर लो कॉस्ट पे काम ही नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। वो तो फिक्स टैक्स, एक FTR आ गया और उसमें लोगों ने बिल्डिंग्स अपनी ले ली और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई। देखिए, मजबूरी आवाम की, उन्होंने तो एतमाद करना ही है। शायद कोई अल्लाह का बंदा आए जो ये काम कर दे। और पीपल्स पार्टी की बात हो रही थी तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सूबे के, इस मुल्क के फ्यूचर लीडर भी नज़र आते हैं और उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन आजकल अच्छी नज़र आती है। वज़ीर आज़म बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? आई डोंट नो, वज़ीर आज़म के से पहले उनसे मेरा कुछ और रिक्वेस्ट है। मैं तो ये चाहूँगा बिलावल साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी माँ के बेटे हैं, बहुत अच्छे बाप के बेटे हैं, आपके नाना का बड़ा नाम है। क्या बात। हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी इस शहर को, इस मुल्क को ऑन करती है। आपका एक नारा है। मैं चाहता हूँ कि आप बैठें हमारे साथ या खुद देखें या अपने लोगों को लेके बिठाएं और इसके ऊपर कोई काम करें। इससे मुल्क भी चलेगा, बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी चलेंगी और लो कॉस्ट हाउसिंग को प्रमोट करें। दूसरा, ये SBCA इदारे को एक वो इदारा बनाएं जो मिसाली इदारा हो, जिसको लोग आके बोले कि देखें इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। प्रोफेशनल्स को लेकर आएँ, इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, और जो रिलेटेड इससे प्रोफेशन है उनमें उनके काबिल लोगों को लेकर आएँ जिनको पैसों की लालच ना हो, जिनको ये पता हो कि ये जो हम काम कर रहे हैं लेगेसी के लिए कर रहे हैं। आप इस शहर की बिल्डिंग को रेगुलराइज करेंगे, ये आपकी लेगेसी है। लोग एग्जाम्पल देंगे, देखें कराची में क्या है, किस तरह का शहर है, कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स हैं, किस तरह की हाउसिंग स्कीम्स हैं, कैसे ज़बरदस्त वहाँ पे लोगों को रोटी कपड़ा और मकान पूरा किया गया है। और मुझे तो लगता है कि मकसद, मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब को और बिलावल साहब को कोई मसला है कि उनको कोई ऐसी चीज़ें चाहिए और ये उनके लिए बहुत अच्छी कोई नेकनामी की बात नहीं। वो चाहते हैं अच्छा हो। ये कहाँ से खराबी है उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको अल्लाह तक का दिया, उनके पास सब कुछ है। उनकी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन आज पॉलिटिक्स में है। उनके पिछले, उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आप देखें, हाँ बिल्कुल, किस तरह की लेगेसी वो लेकर आ रहे हैं। तो यही लेगेसी वो ट्रांसफ़र करें, इस मुल्क को ट्रांसफ़र करें, इस शहर में ट्रांसफ़र करें। और मुझे नहीं नज़र आता कि कोई उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, मुझे तो नज़र नहीं आता। क्या बात है, मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आता। मैं तो कहता हूँ जरदारी साहब जैसा कोई सियासतदान नहीं है, कितने ज़ीरक सियासतदान हैं और कैसे उन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर मुश्किल हालात में उनकी रिकन्सिलेशन मशहूर है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आप बहुत बड़े सियासतदान हैं इस मुल्क के, आपको आना चाहिए आगे और इस इदारों को, इस सिस्टम को सही करें, नए लोगं को लेकर आएँ, अच्छे लेजिटिमेट लोगों को लेकर आएँ, हर तरह से इस शहर को बेहतर से बेहतर बनाएं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी आपने, वो कहते हैं ना, लगे हाथ अप्रिशिएट किया और बिल्कुल उनके लिए बनती है अप्रिसिएशन। प्रेसिडेंट पाकिस्तान है और गालबन एक वो खबरें चल रही हैं कि वो इनकी कुर्सी जाने वाली है सदर साहब की, या ये सिर्फ वो कहते हैं दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है? देखें, जरदारी साहब को तो काफ़ी अरसे से लोग नहीं हिला सके, इतना आसान नहीं है। मेरी अपनी एज ए प्रोफेशनल और एज ए एक आवाम की तरह की राय है। मैं एज ए पब्लिक सोचता हूँ, मेरा क्या सोचना है। जरदारी साहब को जैसा मैंने पाया है, वो
हमारे लिए रोल मॉडल हैं बहुत सारी जगह, वो बिला वजह फालतू बात नहीं करते, वो अपना काम करते हैं, जो उनका टारगेट है वो पूरा करते हैं। और आई थिंक कि प्रेसिडेंसी में वो बैठे हैं और ये सारे सिस्टम में जो भी पिछले दिनों में हुआ है, ये मुल्क में अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एक सिनेरियो जो बने हैं, हम ये जंग के बाद अपने मुल्क को कहीं और देखना चाहते हैं, हम ये झगड़े नहीं चाहते। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई हिला सकेगा, लेकिन चाहिए कि इस मुल्क को आगे लेके जाएं और वो किरदार अदा कर सकें। हुकूमत और फिर बजट भी आ गया, क्या आपको लगता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खासी मुतमईन है इस हुकूमत से? देखें, देयर इज़ नो ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो मुतमईन तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग नज़र आते हैं। बजट के बाद काफ़ी रिलीफ नज़र आया कि ये टैक्स कम हो गया, प्रॉपर्टी की बाइंग पे, सेलिंग पे ये टैक्स कम हो गया, लेकिन मुझे तो लोग मोबिलाइज होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मोबिलाइज करने का तरीका है, क्या इंडस्ट्री में रोज़ बिल्डिंग्स गिरेंगी तो मोबिलाइज होगी? नेवर। जब खून बहेगा किसी चीज़, किसी इंडस्ट्री में, प्रोफेशन में, तो आपको क्या लगता है वो फ्लरिश होगा? कभी नहीं होगा। उसका तरीका लो कॉस्ट हाउसिंग है। बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ और बार बार कहता रहता हूँ। एक बड़ा नाम पाकिस्तान का, आपका ताल्लुक भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, मलिक रियाज साहब गालबन दुबई मूव हो गए, उनके जाने के बाद क्या इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है? नहीं, किसी के जाने से किसी को नुकसान नहीं होता। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी जो लेगेसी जिस तरह हम बोलते हैं, उनका जो बहरिया टाउन कराची है, आप जाके देखें, जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको नज़र आता है। अब वो लीगल है, इलीगल है, वो ज़मीन ऐसे आ गई, ये मेरा काम नहीं है, वो इदारों का काम था। आज भी इदारे अगर उस चीज़ को बोलते हैं ये इलीगल है, या कोई भी इदारा कहता है, तो उसका फेलियर है ये। वो फेलियर अपना खुद सीधा करे, आप उस फेलियर से सीखे और आगे बेहतर करें। लेकिन जो मलिक साहब ने काम किया वो टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त। ये एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पे मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में ऐसा काम किसी ने किया। इवन उसको हम कंपेयर कर सकते हैं दुबई और दुनिया के दूसरे बड़े शहरों से। आप दुनिया में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि कैसे कैसे ज़बरदस्त काम लोग करते हैं। उस लेवल का मलिक रियाज ने काम किया है। अब उसको लीगल करना है, इलीगल करना है, वो आपका मसला है, गवर्नमेंट का मसला, यानी आपसे मुराद वो चाहिए, उसको चाहिए इदारों का मसला कि वो उसको लेके चलें और लीगलाइज करें। बाकी इंडस्ट्री पे किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बड़ा कितना तगड़ा सवाल है गालिबन, आप जवाब भी तगड़ा ही एक्सपेक्ट, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। एक बरादरी होती है ना, सहाफ़ी बरादरी है, कंस्ट्रक्शन वालों की अपनी बरादरी है, सारे बिल्डर हजरात की अपनी बरादरी है, सभी बरादरी मीन्स एक ही फील्ड है। जब किसी आबाद में अगर कंप्लेन की जाए किसी बिल्डर की कि ये हमें टाइम पे घर डिलीवर नहीं करता, मिस कमिटमेंट करता है, आप इसकी मेंबरशिप कैंसिल करते हैं, या जो अवाम के जो इश्यूज़ हैं, क्या आपको लगता है ये एसोसिएशन करने की इतनी ताकत रखती है, या कि यहाँ पे भी वही होता है कि चलो जी रहने दो, वो अपना भाई है, साड़ा भाई है, आवाम का क्या है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, या कि ये जो 1 साल का टेन्योर होता है इनका चेयरमैन्स का, उस 1 साल में कुछ काम कर भी जाते हैं पब्लिक का, जनरल पब्लिक का। देखिए, नहीं ऐसा प्रोसीजर वहाँ मौजूद है और रिकंसाइल भी होते हैं दोनों बिल्डर को और जो अफेक्टी है उसको, दोनों को बिठाया जाता है और उनसे बात की जाती है। आई थिंक ये प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन ये और ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब वो इदारा जो इसको रेगुलेट करता है, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, चाहे वो SBC हो, चाहे और कोई इदारे हों, KDA हो, और बहुत सारे इदारे हैं जो अपने अपने लेवल पर इसको, वो स्ट्रांग होगा, उसके अंदर ये सब करप्शन नहीं होगी और वो चीज़ों को आगे लेके चलेगा, सही लोगों से सही बिल्डिंग्स बनवाएगा, रेगुलेट करेगा। गवर्नमेंट का काम है, वो तो एक NGO है हमारा आबाद, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसमैन के मसाइल के हल करने के लिए, जो बिल्कुल ही हल नहीं हो रहा है। जब गवर्नमेंट के इदारे जो मौजूद हैं वो इफेक्टिव होंगे, वो अपना काम करेंगे, तो आबाद ने क्या करना है? फिर तो इदारों ने करना है। आबाद से क्यों हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करे? ये तो हमें गवर्नमेंट के इदारों से रखना है, एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से रखना है, ना कि हम किसी प्राइवेट इदारों को बोलें। वो देखें, बिजनेसमैन ने अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम एक दूसरे से के मसाइल हल करें, हम कहीं इन चीज़ों को में इफेक्ट हो रहे हैं। अब जब ये सारा डिजिटल कर देंगे, आप वन विंडो प्लेटफॉर्म बना देंगे, सब कुछ जाके आपने
किसी ह्यूमन इंटरेक्शन करना ही नहीं है, वहाँ जाके अप्रूवल करानी है और ये सारा रेगुलराइज होगा और कंट्रोल्ड होगा। जो एसबीसी है वो अपनी इंस्पेक्शंस और ये सारी चीज़ें करेगा, तो फिर बाद में क्या करना है? अगर वो टाइम पे डिलीवर नहीं करेगा तो इदारे उस पर पेनलाइज करेंगे। वो आवाम का काम है, जिसने खरीदा है वो किसी इदारे में जाके कंप्लेन करेगा, वो बाद में क्यों आएगा कंप्लेन? अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बाहर निकलते हैं। बीइंग अ यंग पाकिस्तानी बिजनेसमैन, और बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग रोल मॉडल हैं। आपने अपनी कम उम्री में नाम भी कमाया, आपके फ़न तामीर कराची शहर में मौजूद हैं, जिसको चाहे देख सकता है कि ये साजिद अली अब्बासी ने बनाया है, ये हमारी कंपनी ने बनाया है। आज का नौजवान शॉर्टकट में गालबन पाया जाता है, नंबर 1। दूसरा, ड्रग नशा हमारी नई जनरेशन को नोच रहा है। वो स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच चुका है, हमलावर हो चुका है। कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो जो आजकल का नौजवान है, या जब से ये सोशल मीडिया का दौर है, तो वो उसका काफ़ी इंटरेक्शन है मोबाइल के साथ और स्क्रीन्स के साथ। बेसिकली इसको मैं इस तरह कहूँगा। तो स्क्रीन्स पे कंटेंट बन रहा है बहुत सारा, जो कि मुख्तलिफ फॉर्म में, जिसमें मायूसी फैलाई जा रही है। बहुत बड़ा कुछ दिखाया जा रहा है, ये ले लिया और वो ख़रीद लिया और हम ये कर रहे हैं और इतने पैसे कमाते हैं। तो मायूसी तो है उस तरफ, लेकिन अच्छा कंटेंट क्रिएट भी हो रहा है। तो मैं नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि वो अच्छे लोगों को देखें, उनको फॉलो करें, और देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। हमेशा लेगेसी जो बनती है वो कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइस और विजन और एक ग्रेजुअली बनती है। एक दिन में ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ ओवरनाइट आप गेन करते हैं वो ओवरनाइट जा भी सकती है। ओके। और जो आप कंसिस्टेंसी के साथ, डे बाय डे सेक्रीफाइस के साथ, लीडरशिप क्रिएट करके अपनी जो हासिल करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म होता है, आप उसको लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखते हैं। यानी आपने, नौजवान को मैं ये कहूँगा कि वो कोई भी काम आज करना चाहता है, वो ये सोचे कि ये मेरे लिए इस अमल का आखिरत में क्या होगा, या मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद इस अमल, क्या ये मेरे फ़ायदे के लिए होगा, ये अमल मुझे फ़ायदा दे रहा होगा, ये नुकसान दे रहा होगा। यानी ये मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, ये वबाल जारिया बनेगा। इससे बनती है लेगेसी। ये है लेगेसी बनाने का तरीका। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम जारी करके जाते हैं दुनिया में जो कि आपके लिए वबाल जारिया है, ख़ास तौर से मैं कंटेंट क्रिएटर्स को कहूँगा कि आप ऐसी कोई वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो लोगों को गलत राह पे लगाता है, तो वो आपके लिए वबाल जारिया है। और वो वबाल जारिया आपके लिए क़यामत के दिन तक मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो जाके आपको वहाँ आपकी नेकियां ले लेगा और आप जहन्नुम में जा सकते हैं। और यही काम आप सदका जारिया के तौर पे करते हैं, जिसमें आपको नज़र आता है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और क़यामत के दिन तक ये मैं रोज़े महशर तक ये मेरे लिए नेकियां ऐड करेगा, तो आप जन्नत में जा सकते हैं। यही अल्लाह ताला ने सिखाया है हमें। तो ये लेगेसी बनाने का तरीका, ये लीडरशिप का तरीका। बाकी जो बात की आपने ड्रग्स की, तो वाकई ये भी यहाँ भी अथॉरिटीज़ आती हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट है सख्त एक्शन ले। कल को उनके बच्चों के साथ हो सकता है। मैंने सुना था कुछ लोगों को अभी गुस्सेन गवर्नमेंट के कि वो बड़ी सख्त एक्शन इस पे ले रहे हैं। स्कूलों में भी बिल्कुल ये बीमारी स्कूलों तक पहुँच चुकी है। अभी आपने देखा कितने केसेस हुए, लोगों का पता चला कि किस लेवल पे किस तरह से ये सारा कुछ होता है। और ऐसे नशे जो कि इंसान को खत्म कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो वो नाम सुने ही नहीं मैंने। जो आज के बच्चे को इतनी अवेयरनेस है, और वो जो रिसेंटली बहुत सारे केसेस कराची में हुए, एक सारे फहरिस्त है, तो वो तो सर मतलब प्राइवेट ऐप से वो आ रहे थे, बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा था, और कैसे कितने भारी नेटवर्क से वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जिन लोगों की जिम्मेदारी आई थिंक कि उनको क्या होगा कि कल को उनके बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। और अल्लाह ताला के यहाँ बैलेंस है हर चीज़ का। तो ये बहुत बड़ा एक माशरे का मसला है। इसकी वजह से काफ़ी डाइवर्जन हो रही है। लोग जो हमारा टैलेंट है, जहाँ लगना है, जिस राइट डायरेक्शन में वो फ्यूचर हमारा बच्चा वो बन सकता है, वो हम ना खो दें। साजिद अली अब्बासी किसी बिजनेसमैन से इंस्पायर हुए, किसी पर्सनालिटी से कि यार ही इज़ द बेस्ट? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, और मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ अलग अलग मुझे इंस्पायर करती हैं। ख़ास तौर से उन लोगों की जो कि लॉन्ग टर्म
कोई काम करके जाते हैं और वो उनके लिए सदका जारिया बनता है। सबसे पहले कायदे आज़म ने हमारे लिए मुल्क बनाया, जो यहाँ अच्छा काम होगा वो उनके लिए सदका जारिया होगा। एक मुसलमान मुमलिकत करेगी, ये एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और बिज़नेस के अंदर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है ये बिज़नेस पहले एक डिफरेंट तरीके कार से हो सकता था। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन जो इंस्पायर्ड हूँ वो हज़रत उस्मान गनी है। आज भी मदीना में माशाल्लाह उनके उस चीज़ों की जो कमाई आती है वो बैंक में जमा होती है और उससे एक बिल्डिंग बनाई गई। वो बिल्डिंग से जो पैसे आते हैं वो आज फिर उनसे आगे कुछ ना कुछ करते हैं। उनका एक बाग था, इन सब चीज़ आप देखें, ये होती है लेगेसी जो उन्होंने रसूलुल्लाह की तालीम में खड़ी की। आज हज़रत उस्मान गनी का नाम आज भी उस इलाके में मदीना में मौजूद है। उनके नाम पे होटल मौजूद है, उनके नाम पे बैंक अकाउंट है, उनका सारा पैसा जो उनकी उस वक्त की चीज़ों से आता है वो लोगों की चैरिटी पे खर्च किया जाता है। तो इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा। ज़बरदस्त। इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। 2 मैसेज में जाते जाते आपसे लूँगा। एक तो नौजवानों के लिए मैसेज लूँगा, दूसरा ये जो सानेहा रोनुमा अली आरीम बगदादी में जो बिल्डिंग गिर गई, 20 से 25 से ज़्यादा अमवात हो गई, कई ज़ख्मी, और फिर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे रोते देखे जो कह रहे थे भाई ये मेरे पास एक ही घर था, अब वो पता नहीं मुझे ये घर कौन बना के देगा। वो जिनके मर गए हुकूमत ने कहा भाई 10 लाख रुपए लो और जाओ। 2 मैसेज देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बिल्डिंग गिरी है उसमें जो इन्वॉल्व है, सबसे पहले जिसके पास लैंड थी, जो बिल्डर था, फिर उसके बाद जो अथॉरिटी जिसने अप्रूवल दी, और फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इसको चेक किया, फिर जो जिसने ख़रीदा उसका कसूर ज़ाहिर है देख के लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उसके बाद जिसने इसको डिक्लेयर किया और फिर खाली नहीं करवाया, ज़ाहिर है वो इतने करीब लोग हैं, उनको कोई दूसरी जगह दी जाती। जैसे बहुत सारे हमारे मकसद लोग कह रहे हैं कि भाई इनके लिए कुछ करना है, हमें गवर्नमेंट ने करना है। तो सबसे पहले जो लोग हैं जो खुद देखें करप्शन कैसे रुकेगी। जब मैं चाहूँगा कि मैं किसी को पैसे देके अप्रूव करा लूँ तो फिर मैं करा लूँगा। पहले तो मुझसे शुरू होगी, ठीक है, तो मैं अपने आप को पकड़ूंगा, मैं अपने आप को मैसेज देता हूँ या अपनी कम्युनिटी को मैसेज देता हूँ कि भाई आप इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को डिस्करेज करें। ट्रू। और लीगल कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर बायलॉज में जाएं। फिर मैं अथॉरिटी को मैसेज देता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको हमारा सहूलतकार बनने के लिए नहीं कहा, जो भी ये गलत काम करना चाहता है आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा गया है, आपको रिस्ट्रिक्शन के लिए भेजा अल्लाह ने कि आप जाएं, आपको वो अथॉरिटी और वो ड्यूटी दी गई है कि आप कोई इलीगल काम को रोकें। तो आपने नहीं रोका, उल्टा उसको सपोर्ट किया। तो उनको मैसेज दूंगा कि प्लीज़ बराए मेहरबानी कम से कम अपने आप से सिंसियर हों, अपने प्रोफेशन से सिंसियर हों, अपने आने वाली नस्लों से सिंसियर हों, क्योंकि ये जो आज हो रहा है इसका इम्पेक्ट आगे वाली जनरेशन्स पर आता है। फिर मैं ये चाहूँगा कि जो अब करंटली गवर्नमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो दोनों को रेगुलेट करती है, अपने इदारे के थ्रू रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले वो अपने इदारे को सही करे और फिर बाकी लोगों को रेगुलेट करे। हम सारे जो है ज़ाहिर है कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हाँ। हम एक दूसरे के साथ इस माशरे में रहते हैं और बेहतर तरीके से रहना चाहते हैं। फिर मैं अपनी बिल्डर कम्युनिटी को और कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इथिकली जो राइट है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को हायर किया जाए, ना कि आप किसी को भी वो काम दे दें जो उसको आता नहीं है। तो जो बिल्डिंग की लेगेसी बनाने के लिए जो लेगेसी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाँ। जो लेगेसीज जो हमने बनानी है, उसमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और कोई एक बंदा मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ ये एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, हमारे लोग दुनिया में जाके काम करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। तो ये 3-4 अथॉरिटीज़ हैं, ये 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको देखना है। फिर ज़ाहिर है जो हमारे बिजनेस की जो मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो इस पर बहुत सारी बातें कर रही हैं। तो उन फार्मूलाज़ को लेके गवर्नमेंट को लो कॉस्ट हाउसिंग और साथ में और दूसरे फार्मूलाज़ पे काम करके डेंजरस बिल्डिंग को ख़त्म करना चाहिए और दोबारा से रीबिल्ड करना चाहिए और उस पर एक कंसेंसस लेके तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की। और मैंने देखा कि हुकूमत पंजाब ने कहा कि भाई वो प्लास्टिक की बोतलें सरकारी हमने लगा दी हैं मशीनें, आप वहाँ पे उसको डालें, उसमें वेस्ट करें और आपको 1000 रुपये 500 रुपये आपको उसका इनाम मिलेगा ताकि पोल्यूशन से लड़ा जा सके। तो क्या हुकूमत सिंध इस तरह की एक स्कीम नहीं दे सकती
कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, वो सईद गनी साहब कह रहे थे कि लोग निकलने को तैयार नहीं हैं, आप उनको एंटरटेन करें ना, आप उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, आप उनको कहें कि जो ये पुरानी बिल्डिंगें खाली टाइम पे करेगा, हमारी दी हुई डेट पे करेगा, तो हम उनको ये रिवॉर्ड देंगे। तो वो खुद ही किसको पसंद है, कोई भी नहीं है जानदार के जिसको जान से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ हो। बहुत सारी बातें साजिद अली अब्बासी साहब ने हमने की, गालबन बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा हुआ होगा, और स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है, गालबन आप लोगों की बड़ी रहनुमाई हुई होगी। और चूँकि आप एक्सपर्ट हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमारी नेक ख्वाहिशात इस इंडस्ट्री, इस शहर और पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे क्वालिटी जो रिक्वायर्ड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफ़िल किए जाएं, वो तामीरात शहर में हों, ताकि किसी बड़े सानिया से बचा जा सके। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।